नमस्कार, यो मनी में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। म्यूचुअल फंड में हम पैसे लगाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में फंड कैसे हैं, किस फंड में कितना पैसा लगाना है, किस तरह के फंड्स पोर्टफोलियो में रखे जाएं, इस पर अक्सर असमंजस बना रहता है। यो मनी में आज हम देंगे आपको ऐसे ही सवालों के जवाब, और जिसमें हमारा साथ देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी साहब। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और चलिए हेमंत जी के साथ अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को एकदम शुरू करते हैं। रजनीश गर्ग साहब ऑनलाइन हो चुके हैं। रजनीश जी, पूछिए अपना सवाल। चलिए, रजनीश जी से संपर्क शायद टूट गया है, फिलहाल कोई बात नहीं, उनका ईमेल हमारे पास है। ईमेल में देख लेते हैं क्या पूछा है। पूछना चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। सभी फंड उन्होंने 10 साल के लिए SIP के जरिए निवेश किए हैं। इसी बीच सूचना कि वो जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ रजनीश जी, चलिए, आपसे संपर्क टूट गया था, लेकिन अब आप खुद ही बताएं कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। 6 म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में, इतना हम दर्शकों को बता चुके हैं और हेमंत जी को भी। आगे आप बताएं। हाँ जी, मेरे को ये पता करना था, मेरे 6 म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी चलते हैं एंड आई एम इन्वेस्टिंग ₹13,000 diversified across these funds. I want to increase this, the 3,000 is per month. So I want to increase this investment to, let's say, another 20,000 total. So I want to invest another 7,000. So just wanted to check, should I increase my proportion in the existing fund or should I start with some other new funds? जी जरूर। तो अब आपका पोर्टफोलियो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा कुछ जानकारी दे दीजिए, और अगर आप हिंदी में हमारे साथ सहयोग कर पाएं तो बहुत ही अच्छा है। आपकी उम्र अभी कितनी है रजनीश? I'm 37 years. चलिए, तो आप शादीशुदा होंगे। परिवार में आप, आपकी पत्नी, बच्चे कितने हैं? I have 2 sons and I'm married. Okay. And the sons are actually, one is 9 years and second is 3 years. ठीक है, चलिए, आप 37 साल के हैं, परिवार की भी बात हो गई। तो अब हेमंत जी, 13,000 रुपये ऑलरेडी लगाते हैं, 7,000 और लगाना चाहते हैं इनकम के लिए। हालांकि इनसे हमने नहीं पूछा कितने इजी हैं ये 20,000 और पूरा करने के लिए अपना गोल। लेकिन जो इनके 6 फंड्स हैं, पहले तो वो कैसे हैं, और उसके अलावा जो अगले 7,000 जाने हैं वो कहाँ जाने चाहिए? देखिए विपिन, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि उनका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल है। तो ऐसे टाइम होराइजन के जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप किसी न किसी चीज़ के लिए आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिले, जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। और जैसा हम जानते हैं कि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि लॉन्गर टर्म में आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो वॉलेटाइल है। यानी एक तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। यहाँ पे अगर देखें तो इनका टाइम होराइजन 10 साल है, तो डेफिनेटली ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। दूसरा, वॉलेटिलिटी को अगर आपको टैकल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा, कि आपको एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना है, जो SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी जो स्ट्रैटेजी है और उन्होंने जो एसेट क्लास चुनी है वो बिल्कुल सही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं और इक्विटी जो खुद एक एसेट क्लास है वो एग्रेसिव है, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पोर्टफोलियो को काफ़ी एग्रेसिव बनाएं, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो एक कॉर्पस बनाना चाहता है, उनका जो बायस है, यानी ज़्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप स्टॉक की तरफ होना चाहिए। अगर मैं इनके फंड्स को एनालाइज करूँ तो करीब 60-70% जो है वो लार्ज कैप में जा रहा है। तो वहाँ भी अगर मैं सेगमेंट वाइज एलोकेशन की बात करूं तो उन्होंने जो कुछ भी किया है यहाँ पे ठीक है। फंड सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 13,000 के लिए 6 फंड थोड़े ज़्यादा हैं, बट क्योंकि ये यहाँ पे 7,000 रुपये और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शायद वो फंड रख सकते हैं। अगर हम इनकी अब एनालाइज करें इनके पोर्टफोलियो को, तो एक चेंज मैं इनको बोलना चाहूँगा यहाँ पे। एक SBI एमर्जिंग फंड जो है रजनीश आपने जो रखा है, वो एक अच्छा फंड है मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो ज़रा थोड़ा वॉलेटाइल फंड है। तो अगर वो पैसा जो अगर आप IDFC प्रीमियर इक्विटी में लगाएं तो आपके एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो फंड है वो स्टेबिलिटी के हिसाब से भी यहाँ पे ठीक रहेगा। 7,000 जो आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, उनमें एक और लार्ज कैप फंड आप देख सकते हैं, ICICI फोकस ब्लू चिप, जहाँ पे आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बाकी 4,000 हैं वो 2 फंड आपके पास, क्वांटम और HDFC टॉप 200, उन दोनों में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का आपने पोर्टफोलियो बनाया वो बना रहेगा। एक ही फंड आप इंक्लूड कीजिए और एक फंड को एक्सक्लूड कीजिए, तो आपके पोर्टफोलियो का
बैलेंस भी बना रहेगा, मुझे लगता है स्टेबिलिटी आएगी और शायद लॉन्ग टर्म में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहेगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको कहना चाहूँगा, आपने 10 साल का टाइम होराइजन लिया, जैसे मैंने पहले कहा वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी एक यंग फैमिली है, आपने कहा 2 बच्चे हैं आपके पास, जाहिर सी बात है आपके और भी गोल्स होंगे यहाँ पे उनकी एजुकेशन के लिए, आपकी अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो हमेशा अच्छा रहता है कि अगर अपने गोल्स को आप शुरुआत से ही अगर डिफाइन कर लें, क्योंकि अगर आप एक पूल बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की आप उसमें से निकालेंगे, तो आपको कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि कितना पैसा आपको एक गोल के लिए चाहिए था, कितना पैसा आपने उसके लिए निकाला। क्योंकि आप इस स्टेज पे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर रहे हैं, 1 ही साल पहले आपने शुरुआत की है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने गोल्स को डिफाइन कर लीजिए, उसमें मीडियम टर्म गोल भी ले लीजिए, लॉन्ग टर्म गोल भी ले लीजिए। सही स्टेज है आपके लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस भी शुरू करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक सही तरीके से चलेंगे तो कोई कारण नहीं है, और सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म में अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव ना कर पाए। ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा, एक डिसिप्लिन तरीके की और एक तरीके से उसको प्लानिंग करने के लिए, ताकि आपको कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो। हेमंत जी, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इनका जो भी निवेश है ज़्यादातर वो डायरेक्ट प्लान्स में है, तो लगे हाथों हम थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बता दें आपके माध्यम से कि डायरेक्ट प्लान्स होते क्या हैं, क्या फ़ायदा और कैसे इनमें जाया जा सकता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। म्यूचुअल फंड जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकें, यानी आप चाहे आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो, डेट में इन्वेस्ट करना हो, और ये तीनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे अगर डेट की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इक्विटी में भी ऑप्शंस हैं, और गोल्ड में भी आपके पास ETF और गोल्ड सेविंग फंड है। अब उनमें इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप को लगता है आप जानकार इन्वेस्टर हैं, आप फंड की, क्योंकि एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहेंगे जरूर कि म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टमेंट का एक आसान तरीका है, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करना हमेशा आसान नहीं होता। क्योंकि क्या बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको हमेशा लगता है कि हम किस पैरामीटर पे जाएं, क्या पास परफॉर्मेंस को देखें या पोर्टफोलियो क्वालिटी को देखें या ऐसी क्या चीज़ें जो देखें, तो कहीं ना कहीं आपको मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप एक जानकार इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि आप अपनी फंड सिलेक्शन खुद से कर सकते हैं, आपके पास समय है, काबिलियत है कि अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर सकें, और जैसे मैंने पहले कहा अपने गोल से अलाइन करके उसको अगर ट्रैक कर सकें, तो आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं करीब 50-60 बेसिस पॉइंट से कम रहेंगे, जो लॉन्ग टर्म में अगर आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो काफ़ी फ़र्क कर सकता है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, एक कॉन्फिडेंट होना, इनफैक्ट मैं कहूँगा एक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आप में ये काबिलियत है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप वो आधा % बचाने के लिए कहीं अपनी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्क ले लें। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान से डेफिनेटली आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मॉनिटरिंग है, जो सिलेक्शन है, या जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटी है, वो आपको खुद करनी है। राइट, चलिए, तो ये बात हो गई डायरेक्ट प्लान की, किस तरीके से आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं। और जैसा यहाँ पर हेमंत जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप अगर अच्छे जानकार हैं, समझ रखते हैं, आपके पास वक्त है अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने का, और आपको उसकी अच्छी बेहतरीन समझ है, मार्केट को भी आप समझते हैं, तो बिल्कुल जाइए डायरेक्ट प्लान में, उससे आपको बचत ही होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो सिर्फ थोड़ी सी बचत के लिए आप अपने बड़े पैसे को दांव पर ना लगाएं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या पोर्टफोलियो में किसी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड का बड़ा हिस्सा खरीदने में समझदारी है। तो ये पूरी चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए। यो मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है, और हमारे साथ बने हुए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। आइए उनके साथ हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़े हैं किरण अदयानी साहब। किरण जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सर, पूछें। हाँ हेमंत जी, नमस्कार। जी नमस्कार। किरण बोल रहा हूँ बॉम्बे विले पार्लर से। मेरा सवाल ये है कि अभी मेरा एक इन्वेस्टमेंट ICICI फोकस ब्लू चिप में है जो 17,000 रुपीज पर मंथ है, और कुछ प्लानिंग एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ जो है मीरा इमर्जिंग ब्लू चिप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 10,000, मीरा इमर्जिंग 12,000, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फंड 12,500, और
एक्सिस इक्विटी 6500। जी तो अभी ये मेरा होराइजन जो है वो करीबन 12 साल का है। जी मुझे किस तरह से इसमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? ये मेरे फंड सिलेक्शन सही है जी या उसमें कोई आपका सजेशन है? ज़रूर सर। और किरण जी, आप 50 पार कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी घर की जो बड़ी हैं, जो आपको शायद निभानी होंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या आपने जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये सही डायरेक्शन में है, सही ट्रैक पर जा रहा है, और आगे आपको इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इनके लिए क्या सलाह होगी हेमंत जी? किरण जी, मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने मेंशन किया था यहाँ पे आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड, ये 2 फंड भी अभी आपके पास हैं? नहीं, वो मैंने स्टॉप पेमेंट करवाने दे दिया है क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा फंड नहीं करना चाहता था जी। तो उसकी जगह पे ये 4 का सिलेक्शन किया था कहीं स्टडी करके। तो अभी क्या है, उससे अभी आगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका राय जानना चाहता था। जी, इसका मतलब आपके पास अभी एक ही म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप? कंटिन्यू एक ही है, आईसीआईसीआई फोकस। ठीक है, देखिए ये जो फंड है ये बहुत ही अच्छा फंड है। इनफैक्ट अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी में परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक जितने भी कंसिस्टेंट फंड है और जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनमें से है। तो जहाँ तक इस फंड का सवाल है आप उसको डेफिनेटली रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक ही फंड है इनके पास, एक ही फंड है, पूरा पैसा तो उसी में। कई जाहिर सी बात है वो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली और पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप जो पैसा आपने 17,000 में से 7,000 रुपये एक और फंड है आईसीआईसीआई डायनेमिक इक्विटी फंड, वहाँ पे आप उसको जरा स्विच कर देंगे तो मुझे लगता है बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी एक काफ़ी कंसिस्टेंट फंड है, एसेट एलोकेशन फंड है। तो आई थिंक एग्जिस्टिंग पैसे के लिए ये 2 फंड आपके लिए बिल्कुल सही रहेंगे। बाकी जो उन्होंने फंड चुने हैं यहाँ पे 4 फंड जी, उसमें से 3 फंड जो हैं वो मिड कैप कैटेगरी के हैं। मुझे लगता है इन्होंने शायद पिछले 1 या 2 साल की परफॉर्मेंस देखी है और उनको लगा है कि ये फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा हमने चढ़ाव देखा है। तो ये किसी भी तरह से अगर हम देखें तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो इन्होंने कहा 54 इनकी एज है यहाँ पे। इक्विटी जैसा मैंने पहले कहा एसेट क्लास एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसमें से अगर 3 फंड इनके अगर वो मिड कैप में होंगे तो मुझे नहीं लगता वो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के लिए वो अच्छे हैं। ये बात सही है कि जो मिड कैप फंड रहते हैं उनका पोटेंशियल लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपका जो प्रपोर्शन है वो सही होना चाहिए। जैसा मैंने शो में पहले कहा कि स्पेशली आपके लिए जिस स्टेज पे आप हैं तो करीब 60% पैसा आपका जो लार्ज कैप में होना चाहिए, 50% पैसा आपका मिड कैप में हो। और मिड कैप में भी ध्यान रखिए, ये जो फंड आपने कहा ये फंड सारे अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा क्योंकि वो एक सेगमेंट काफ़ी एग्रेसिव है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप ना करें। उसकी बजाय मुझे लगता है कुछ एक फंड है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है जिसमें करीब ज़्यादा पैसा जो है लार्ज कैप में है, कुछ पैसा जो है वो मिड कैप में है। एक्सिस इक्विटी फंड जो प्राइमरीली एक लार्ज कैप फंड है, और मिड कैप कैटेगरी में अगर आपको एक फंड देखना है तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, वो देखिए। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी जिससे आपने पैसा निकाला है, मैं कहूँगा कि अगर आप मिड कैप कैटेगरी में देखें तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। इनफैक्ट वो एक ऐसा फंड है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ एसआईपी के द्वारा ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जिस तरह की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास 5 या 6 फंड होंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा फंड नहीं होंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरह से अगर अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करेंगे तो डेफिनेटली सही बैलेंस होगा पोर्टफोलियो में और काफ़ी कंसिस्टेंट और अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल पाएगा। और आपका टाइम होराइजन भी करीब 12 साल का है। तो हेमंत जी, क्या आपकी इनके लिए ये भी सलाह होगी कि वापस से आईडीएफसी प्रीमियम इक्विटी में एक बार फिर चले जाएं? जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप रखना चाहते हैं तो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी उसमें होना ही चाहिए। इनफैक्ट अगर हम उसकी कंसिस्टेंसी देखें, जैसा मैंने कहा कि एक आईडीएफसी जो मिड कैप सेगमेंट है वो काफ़ी वॉलेटाइल सेगमेंट है, लेकिन ये एक ऐसा फंड है जो सिर्फ जहाँ पे आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लमसम ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। तो क्योंकि मिड कैप में स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपको मिड कैप सेगमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। इस फंड को ये एक एडवांटेज है, जैसा मैंने कहा कि एसआईपी के द्वारा पैसा आता है, तो ये फंड मुझे लगता है डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपको 2 मिड कैप फंड देखने हैं तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी और आईडीएफसी प्रीमियर देख सकते हैं। बाकी कुछ एक फंड मैंने आपको बताए हैं, ये काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं और काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है इनका। इन फंड से अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा पहले, बैलेंस सही रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सकती है।
चलिए, तो किरण जी उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा जहाँ हेमंत जी ने यहाँ बनाया और किस तरह से आपको अब अपने पोर्टफोलियो में एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना है। बात आपके लिए बिल्कुल साफ हो गई होगी। आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। और योर मनी में अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और आप अपने सवाल पोस्ट करने के साथ साथ योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। वेलकम बैक योर मनी में आज हम ले रहे हैं आपके पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल के जवाब और हमारा साथ दे रहे हैं इसमें वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। एक ईमेल है हमारे पास, अनुरोध जालान साहब ने भेजा है और वो पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी उम्र है करीब 25 साल, TCS में नौकरी करते हैं, करीब 3 लाख से कुछ ऊपर उनकी तनख्वाह है और एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं कि 3,000 रुपये हर महीने वो डालें। 25 से 30 साल का होराइजन लंबा सोचा है उन्होंने और ताकि उनके पास 30 साल बाद एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाए। इसके अलावा वो चाहते हैं कि 10,000 रुपये हर महीने वो सेव करें, लेकिन ये पैसा वो खुला रखना चाहते हैं, 1 साल बाद उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो पूछना चाहते हैं कि कैसे अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करें और आगे चलते हुए कैसे इसको मैनेज करें, क्या इनके लिए सलाह होगी? देखिए, इनके पास इनके दो ज़रूरत है इनके पास। एक तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 25 से 30 साल। जैसे हमने डिस्कस किया शो में पहले, इतने लंबे समय के लिए उनकी उम्र भी 25 साल है, तो यंग है, तो डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। इक्विटी जैसी एसेट क्लास जहाँ पे वेल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 3,000 रुपये जो इनको इन्वेस्ट करना है उसमें 2 फंड ये ले सकते हैं। एक 2,000 के लिए आप ले सकते हैं ऐसे फोकस ब्लू चिप जिसके बारे में हमने बात की, और 1,000 रुपये जो है वो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में डाल सकते हैं जो एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड है। तो ये 2 फंड इनके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। यहाँ पे अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें, क्योंकि 30 साल का मैं होराइजन लेके चल रहा हूँ, 25 से 30 उन्होंने कहा है, तो करीब 92 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। और ये आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि छोटी सी रकम से आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो आपको जितना लंबा समय अपनी इन्वेस्टमेंट को देंगे और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो जैसा मैंने कहा एक छोटी सी रकम से भी आप काफ़ी बड़ी रकम बना सकते हैं। लेकिन जब आप इतने लंबे समय के लिए कमिट करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको डिस्टर्ब ना करें। इसके साथ में और भी जो गोल्स हैं उनके लिए भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, एक ही गोल लेके ना चलें। दूसरी जो इनकी ज़रूरत है, उन्होंने कहा 1 साल के लिए पैसा डालना है, हर महीने पैसा डालना चाहते हैं। तो इनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ट्रेडिशनल ऑप्शन में जैसे एक रेकरिंग डिपॉजिट होती है, लेकिन वहाँ पे जो है एक तो रिटर्न कम मिलेगी, दूसरा जो रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो भी आपको रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पे उसको आपको नॉमिनल रेट से टैक्स पे करना है। म्यूचुअल फंड के अंदर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड रहते हैं जो डेट कैटेगरी में है, वहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। तो ये जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है एक तो काफ़ी सेफ है, दूसरे इनकी जो पोटेंशियल है, जो आप सेविंग बैंक से जो आपको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा आपको पैसा या रेकरिंग डिपॉजिट से जो पैसा मिलता है वहाँ से ज़्यादा मिलेगा। इस कैटेगरी में 2-3 फंड हैं जो ये देख सकते हैं। यहाँ पे कोटक फ्लोटर लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, रिलायंस मनी मैनेजर को भी देख सकते हैं और BNP परिवार का मनी प्लस जो है उसको भी देख सकते हैं। इनमें से कोई एक फंड ले लीजिए। तीनों फंड में परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बट एक से ज़्यादा फंड में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। SIP के द्वारा आप इन्वेस्ट कीजिए इस फंड के अंदर, और जैसा मैंने कहा कि इसमें पोटेंशियल है कि आपके जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, रेकरिंग डिपॉजिट या जो सेविंग बैंक अकाउंट है, वहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की बात की, तो किस नेचर के फंड होते हैं और किस परिस्थिति में आप इनमें जाएं, या कभी भी आप इनको बाकी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं या नहीं, किसी खास कंडीशन में ही आप इनमें जाएं? देखिए, ये जो फंड है लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, ये बेसिकली पार्किंग के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमरजेंसी फंड बनाया, वो आपको रखना है, या आप किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, या अपने किसी पर्पस के लिए जो पैसा रखा है। ये जो फंड है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म डेट और इजीली लिक्विड है शायद। बिल्कुल, 1 दिन के नोटिस पे आपको पैसा मिल जाता है। यानी अगर आप मान लीजिए जिस दिन आपको निकालना है 3 बजे से पहले अपनी रिक्वेस्ट दें तो अगले दिन ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो लिक्विडिटी में आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये जो शॉर्ट टर्म के जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, उनमें इन्वेस्ट करते हैं।
क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के पेपर हैं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं होती है और ये काफ़ी सिक्योर होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनको आप कंपेयर कर सकते हैं सेविंग बैंक या रिकरिंग डिपॉजिट से, और इनमें पोटेंशियल है, स्पेशली आज के समय में जब इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर हैं और जो रिटर्न है जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के करीब इस समय पे आप देखें तो 9% के करीब रिटर्न है। तो आई थिंक इनको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, लिक्विडिटी में भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और सेफ्टी में भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए जान साहब, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपकी क्वेरी का बहुत अच्छा जवाब मिल गया है और अब आपके आगे की सेविंग बहुत अच्छी जाने वाली है, लंबी सेविंग है, इसलिए बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा सेव करें और अपने सपनों को पूरे करें। और योर मनी में आज इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो जैसा हमने आपको कहा ms@moneycontrol.com पर आप सवाल ज़रूर भेजें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हेमंत जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कल योर मनी में आपसे फिर मुलाकात होगी ढेर सारे सवालों के साथ और उनके जवाब किसी एक्सपर्ट के साथ। तो तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।